स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। चलिए दोस्तों, संविधान के इस वीडियो में आज हम फिर कुछ भाग जो हमारे पिछले वीडियो से बचे हुए थे उन्हीं का अध्ययन करेंगे। अर्थात पिछले वीडियो में हमने संविधान के पहले भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का अध्ययन किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कुछ समितियां गठित हुई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो आप जानते हैं संविधान लागू होने के पहले हमारा देश गुलामी से क्या हुआ था, जूझ चुका था। तो गुलामी से जूझने के पश्चात अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो उसके पश्चात संविधान के भाग 1 में कुछ प्रकार के और जो प्रावधान आते हैं उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे आप कभी कोई एग्जाम दिए होंगे या आप पढ़ते ही होंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, या भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग या समिति कौन थी। तो देखिए, इन सब का आंसर आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किस समिति का गठन हुआ और किस प्रकार से हमारे अखंड भारत को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया। आप जानते हैं दोस्तों कि हमारा देश सन 1947 अर्थात 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में अर्थात भारत में हर जगह क्या हुआ, संविधान को लागू कर दिया गया। इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। देखिए, हमने आपको पहले भाग में जब संविधान का पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो वहाँ पर हमने आपको 4 अनुच्छेद पढ़ाए थे। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके किसी विदेशी राज्य को भारत से मिला सकती है। तीसरा पढ़ा था कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना दे करके भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य को तोड़ सकती है, उसके सीमा विस्तार कर सकती है, या उसके क्षेत्रफल में या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद 4 में हमने आपको बताया था कि 2 अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये 2 अनुच्छेद ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको हमारे भारतीय संविधान अर्थात संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है। भाग 20 अनुच्छेद 368 से इसे क्या कर दिया गया है, बाहर रखा गया है। तो 4 अनुच्छेदों का अध्ययन हम किए थे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों अखंड भारत कैसे टूटा, आप जानते हैं कि पहले पाकिस्तान, म्यांमार और क्या था, अफगानिस्तान, ये सब किसके हिस्से थे, भारत के हिस्से थे। लेकिन धीरे धीरे भारत को क्या कर दिया गया, विभाजन, भारत का विभाजन कर दिया गया और भारत अखंड भारत से क्या हो गया, एक भारत ही रह गया है, ठीक है। तो किस प्रकार विभाजन हुआ भारत का, इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि 1893 में दोस्तों, देखिए, एक देश है अफगानिस्तान। जैसे अभी आप पढ़ते होंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई थी जिसका क्या नाम था, डूरंड रेखा। जिसका क्या नाम था, डूरंड रेखा। यह डूरंड रेखा सर्वप्रथम, देखिए, अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो डूरंड रेखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि डूरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, तो आप बताएंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जबकि जब यह डूरंड रेखा खींचा गया था, तो उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था और उस समय अफगानिस्तान और भारत को अलग करने के लिए उन दोनों के मध्य एक विभाजक रेखा खींचा गया था जिसे आप क्या नाम देते थे, डूरंड रेखा। लेकिन आज वर्तमान समय में डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को ना अलग करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। तो देखिए, 1893 में दोस्तों, जो कि अफगानिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान भी भारत के हिस्से में अर्थात अखंड भारत के हिस्से में आता था। लेकिन 1893 ईस्वी में भारत व अफगानिस्तान के मध्य एक विभाजन रेखा खींच दिया गया और कहा गया कि अब भारत और अफगानिस्तान क्या हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ से मैं इस पॉइंट को इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि यह पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य वह रेखा जो सन
1893 में खींची गई थी और भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। उस रेखा का क्या नाम था? तो आप क्या नाम देंगे? डूरंड रेखा। लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारा अखंड भारत का एक हिस्सा अर्थात वह क्या नाम था उसका? अफगानिस्तान, इसे 1893 में एक विभाजक रेखा जिसका नाम था डूरंड रेखा के तहत दो देशों में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया, अर्थात एक अफगानिस्तान और एक भारत। इसी के अंतराल में बर्मा, जिसे आप क्या नाम देते हैं? म्यांमार। बर्मा, या आप वर्तमान में म्यांमार नाम देते हैं, उस समय उसका नाम क्या था? बर्मा था। बर्मा को भी भारत से 1935 में क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। और इसी श्रेणी में आप जानते हैं पाकिस्तान को 1947 में क्या कर दिया गया? भारत से क्या कर दिया गया? काट करके अलग कर दिया गया। फिर से सुनिए, 1893 में अखंड भारत से अफगानिस्तान को क्या कर दिया गया? एक विभाजक रेखा के द्वारा जिसका नाम डूरंड रेखा है के तहत अलग कर दिया गया। उसी के श्रेणी में 1935 में म्यांमार को अलग कर दिया गया और 1947 में भारत व पाकिस्तान दो नए देश भी क्या हुए? बन करके तैयार हुए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत, जो एक अखंड भारत था, वह किस तरीके से विभिन्न विभिन्न टुकड़ों में क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। ठीक है, आज का जो भारत है दोस्तों, यह भारत है, लेकिन हमारे अखंड भारत का जो विस्तार था वह काफ़ी विस्तृत था। पहले अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? भारत के अंतर्गत आते थे। लेकिन आप जानते हैं कि इस पर अंग्रेजों का प्रभुत्व था। हाँ, अंग्रेज भारत से 15 अगस्त 1947 को क्या किए? भारत को आज़ाद किए, अर्थात भारत से गए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। लेकिन उसके पहले अंग्रेजों की राजनीति के कारण ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान व म्यांमार को अखंड भारत से काट करके अलग कर दिया गया। देखिए, जब यह तीन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार भारत से क्या हुए? अलग हुए, तो उस समय अंग्रेज, जो हमारे देश में अंग्रेज थे, वह चाहते थे, देखिए भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था और उसी में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली अर्थात भारतीय राजा क्या करते थे? शासन करते थे। फिर से सुनिए, भारत के कुछ क्षेत्रों पे, अर्थात जब यह तीन देश अलग हुए तो तीनों देशों के अलग होने के पश्चात भारत के कुछ हिस्सों पर, तब जैसे आज स्टेट की व्यवस्था है, जैसे विभिन्न प्रकार के राज्य बनाए गए हैं, प्रदेश बनाए गए हैं, उस समय यह व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्षेत्र थे, निश्चित क्षेत्र, राजाओं, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो राजाओं के कब्जे में होते थे और उसी में से कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय राजाओं के द्वारा शासन किए जाते थे, अर्थात भारतीय राजा उस पर शासन करते थे, लेकिन हुकूमत किसकी चलती थी? अंग्रेजों की चलती थी। ठीक है, तो जब यह तीन देश अलग हुए तो भारत में जब 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के पश्चात दोस्तों भारत में राज्यों की एकीकरण की भावना नेताओं के अंदर क्या हुई? जागृत हुई, अर्थात उनके अंदर यह भावना जागृत हुई कि भारत में जितने भी क्या हैं क्षेत्र हैं उनका क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। उनका क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। तो भारत में जो अभी वर्तमान में राज्य हैं, आप सुनते होंगे बिहार है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम है, तो ऐसे जो राज्यों का गठन हुआ, इसका मतलब क्या है? ये राज्यों का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। तो यह भावना जब हमारे महापुरुषों के अंदर जागृत हुई तो उन्होंने क्या करना चाहा? राज्य का एकीकरण करना चाहा। और राज्यों का एकीकरण का मतलब समझ रहे हैं? राज्यों को एक में मिलाना चाहा। तो सबसे पहले राज्य के एकीकरण में तीन व्यक्ति सामने आए और इन्हीं तीनों व्यक्ति का राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। और वे तीन व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन। यही तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने
राज्यों के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, आपको राज्यों के एकीकरण से मतलब तो समझ में आ रहा है। राज्यों का एकीकरण से मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो राज्य थे, याद करिए हमने आपको भाग 7 पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था राज्यों को ग्रेड के आधार पर बांटा गया था। राज्यों को किस आधार पर बांटा गया था? ग्रेड के आधार पर, जो मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेज शासन करते थे, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर देसी जो हमारे देश के राजा थे वह शासन करते थे, लेकिन अंग्रेजों के हाथों की क्या बने हुए थे? कठपुतली बने हुए थे। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर देसी रियासतें कार्य करती थी, ठीक है, प्रेसिडेंसियां कार्य करती थी। तो भारतीय नेता या भारतीय व्यक्ति यह चाहते थे कि उन राज्यों को क्या किया जाए? एक किया जाए, उन क्षेत्रों को मिला करके एक किया जाए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यों का एकीकरण निम्न में से किस महापुरुष के द्वारा किया गया, तो आपको यह 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, पूछा जाएगा कि राज्यों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? 3 ऑप्शन कोई और दे देगा और इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, तो आप इसी ऑप्शन में से एक टिक करेंगे, ठीक है। तो राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 व्यक्ति कौन थे? तो आप बताएंगे सरदार पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेनन, ठीक है। यह थे 3 व्यक्ति जिन्होंने राज्यों को एक करने का क्या किया? प्रयास किया, और किया भी, और राज्यों को एक किया भी। देखिए, कई राज्य क्या हुए, कई जो क्षेत्र थे वह तो इनके प्रयासों से एक में मिल ही गए, लेकिन दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यह 3 ऐसे क्षेत्र थे जो कि इनके द्वारा, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यह 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको यह तीनों व्यक्ति सरदार पटेल जी, माउंटबेटन और बीपी मेनन क्या किए? एकीकृत नहीं कर पाए। तो इनको एकीकृत करने के लिए उन्होंने एक न्यू पॉलिसी चलाई। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और जितने क्षेत्र थे वह इनके प्रयासों से क्या हुए? एकत्रित या एक तो हो गए, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर थे वे क्या तीनों थे? ये तीनों एक राज्यों के मतलब अर्थात एक जगह होने के पक्ष में नहीं थे। इन तीनों को एक करने के लिए, इन तीनों को एक करने के लिए सरदार पटेल जी ने न्यू पॉलिसी चलाई, अर्थात एक नए नियम का पालन किया। एक नए नियम से इन तीनों को क्या किया? भारत में मिलाया। देखिए दोस्तों, अंग्रेज चाहते थे कि जो भारत के जो क्षेत्र हैं या भारत के जो राज्य हैं या भारत में जो क्षेत्र हैं जहां पर जिसका शासन है, वे जिस क्षेत्र से चाहें, जिस देश से चाहें जाकर के मिल सकते हैं। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्या हुआ? हमारा देश जब अलग हुआ तो पाकिस्तान बट गया। बर्मा या म्यांमार जिसे आप कहते हैं तो बट ही गया था 1935 में, और अफगानिस्तान भी अलग हो गया था। और जो अंग्रेज थे वह यह कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई राजा या अगर कोई शासक जो भारत में शासन कर रहा है, अगर उसकी इच्छा होती है तो वह पाकिस्तान से मिल सकता है या पाकिस्तान में जा सकता है, बर्मा में जा सकता है या अफगानिस्तान से मिल सकता है, या स्वयं ही नए राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। लेकिन जो हमारे यह 3 महामूर्ति थे अर्थात सरदार पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेनन, यह चाहते थे कि भारत का एकीकरण हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी क्षेत्र दूसरे देश से जाकर के ना मिले। इसी के लिए उन्होंने क्या चलाया? राज्यों का एकीकरण। तो राज्यों के एकीकरण में यह 3 व्यक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, और जितने क्षेत्र थे उन्होंने तो भारत में मिलने की क्या की? स्वीकृति प्रदान कर दी। हैदराबाद, जूनागढ़ और जो जम्मू कश्मीर थे, यह 3 क्षेत्र भारत से मिलना नहीं चाहते थे, या मिलना भी चाहते थे तो अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे थे। तो इनको मिलाने के लिए, इनको भारत देश से मिलाने के लिए सरदार पटेल जी ने एक नए पॉलिसी का प्रयोग किया या एक नए नियम का प्रयोग किया। देखिए, हैदराबाद जब नहीं मिलना चाह रहा था तो हैदराबाद को सरदार पटेल जी ने आर्मी और पुलिस की सहायता से
इसे भारत में क्या किया, मिला लिया। उसके बाद जूनागढ़ आता है। देखिए जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ को उन्होंने भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया। कैसे मिलाया, देखिए उस समय जो जूनागढ़ के राजा थे, मेरी बात सुनिए, जो जूनागढ़ के उस समय राजा थे वह क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या थी वह क्या थी, हिंदू थी। फिर से सुनिए, जूनागढ़ के उस समय जो प्रशासक थे या शासक थे या राजा थे वह क्या थे, मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ की अधिकतर जनसंख्या क्या थी, हिंदू थी। तो उन्होंने एक जनमत संग्रह का अर्थात एक पंचायत जैसे पंचायत का क्या किया, निर्माण किया या जनमत संग्रह कराया और उसमें यह फैसला लिया। देखिए जब जनमत संग्रह कराया सरदार पटेल जी ने, तो वहाँ के जनों के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हम पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे बल्कि किससे मिलेंगे, भारत से मिलेंगे। तो यह भी एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि जूनागढ़ को भारत में किसके तहत मिलाया गया, तो आप क्या बताएंगे, जनमत संग्रह के द्वारा। अर्थात वहाँ पर जो राजा थे मुस्लिम थे, लेकिन अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी और वहाँ पर सरदार पटेल जी ने जनमत संग्रह कराया अर्थात एक पंचायत का गठन किया। वहाँ के लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम पाकिस्तान से ना मिल करके किससे मिलेंगे, भारत से मिलेंगे। अब फंस जाती है बात किसकी, जम्मू कश्मीर की। और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से 2020 में, सन 2020 में धारा 370 हटा। इसका इतिहास सुनिए दोस्तों। देखिए जो जम्मू कश्मीर था वहाँ के जो राजा थे वह क्या थे, हिंदू थे। इसका विपरीत, जूनागढ़ का विपरीत, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनका नाम था हरि सिंह और वह एक हिंदू थे, जबकि वहाँ की अधिकतर जनसंख्या क्या थी, मुस्लिम थी। तो जब सरदार पटेल जी कहाँ गए, हरि सिंह के पास गए, तो हरि सिंह ने कहा ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना ही हम भारत में मिलेंगे, बल्कि अपने लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे। फिर से सुनिए, जब हरि सिंह से मिलने सरदार पटेल जी जाते हैं तो हरि सिंह कहते हैं कि ना तो हम भारत में मिलेंगे ना ही हम पाकिस्तान से मिलेंगे, बल्कि हम अपने एक नए राष्ट्र का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। देखिए यह कहते हैं तो सरदार पटेल जी वहाँ से लौट आते हैं। उसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, पाकिस्तान, देखिए भारत तो शांत हो जाता है और परमिशन दे देता है, ठीक है अपने एक नए राष्ट्र का निर्माण कर लीजिए। सारे प्रयास करने के बाद जब हार जाते हैं सरदार पटेल जी तो कहते हैं कि ठीक है आप एक नए राष्ट्र का निर्माण कर लीजिए। तब यह देखिए भारत तो शांत बैठ जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान होता है, पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जम्मू कश्मीर पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। जब उन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया तो हरि सिंह को कुछ सुझाई नहीं दिया। उनके मन में आया कि अगर हम एक नए राष्ट्र की बात करेंगे, एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात सोचेंगे तो हम क्या होंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि पाकिस्तान हमें ही क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा और अपने राष्ट्र से मिला लेगा। तो हरि सिंह फिर सरदार पटेल के पास आते हैं। हरि सिंह सरदार पटेल के पास आते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे क्षेत्र में अर्थात हमारे ऊपर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है। तो सरदार पटेल जी कहते हैं देखिए हम आपको शरण तभी देंगे जब आप भारत में मिलेंगे। इस बात से भी हरि सिंह ने क्या कर दिया, इनकार कर दिया और उन्होंने कहा देखिए हम भारत से मिलेंगे तो, लेकिन हमारे लिए हमारा एक अलग से शासन होगा, हमारा एक अलग से संविधान होगा और हमारा एक अलग से झंडा होगा। समझ में आया दोस्तों। देखिए हरि सिंह ने क्या कहा, हम भारत में मिल तो जाएंगे लेकिन हमारा एक अलग संविधान होगा, हमारा एक अलग झंडा होगा और हमारे ऊपर आपकी उतनी शक्तियां कार्य नहीं करेंगी जितने की भारत में रहने वाले अन्य राज्यों पर करती हैं। तो सरदार पटेल ने कहा ठीक है ऐसा ही है। तो हरि सिंह ने 1947 में दोस्तों, अक्टूबर 1947 में एक विलय पत्र पर साइन करते हैं और कहते हैं कि हम भारत में क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी। पहले क्या किया, इन्होंने विलय पत्र पे अर्थात भारत में मिलने से इनकार कर दिया, एक नए राष्ट्र बनाने की बात करने लगे।
पाकिस्तान ने इनके ऊपर क्या किया, अटैक कर दिया। परिणाम स्वरूप इन्होंने भारत से मिलने का क्या किया, फैसला किया। और अक्टूबर 1947 में इन्होंने विलय पत्र पे, विलय पत्र का मतलब क्या, हम आप में विलय होना चाहते हैं, अर्थात आप में मिलना चाहते हैं, पर साइन कर दिया। और उसी दिन जम्मू कश्मीर भारत का क्या हो गया, भारत का क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, अर्थात भारत का क्षेत्र हो गया। देखिए, जब आप जम्मू कश्मीर का मैप देखते हैं तो आप जानते हैं सबसे ऊपर जम्मू, हम बना देते हैं, देखिए इस तरीके से है जम्मू कश्मीर का जो मैप है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अटैक की थी कौन, पाकिस्तानी सेना। यहाँ पर पाकिस्तानी सेना जब अटैक की थी तो पहुँचते पहुँचते देखिए यहाँ पर पाकिस्तानी सेना पहुँच गई थी। और जब तक सरदार पटेल अपनी सेना भेजते यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तब तक पाकिस्तान की जो सेना थी, पाकिस्तानी जो सेना थी, वह जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में क्या कर चुकी थी, प्रवेश कर चुकी थी। और उस पर अपना क्या बना लिया था, अधिकार बना लिया था। और वह अधिकार अभी भी आप जानते हैं क्या है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र। और आज भी भारत का यह हिस्सा किसके कब्जे में है, पाकिस्तान के कब्जे में है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय सेना थी पहुँचने में थोड़ी देरी की थी, इसीलिए पाकिस्तानी सेना इस पर अपना अधिकार कर लेती। और वह अब भी पाकिस्तान के अधिकार में है दोस्तों, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो किस तरीके से हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, यह आपको समझ में आया होगा। देखिए, जब इस तरीके से, अर्थात जब एकीकरण सिद्धांत जो कि यह 3 महापुरुषों के द्वारा, सरदार पटेल, माउंटबेटन और BP मेनन के द्वारा चलाया गया था, यह सफल हुआ, तब भारत देश में जो क्षेत्र थे, जो राज्य थे, उनको किसके आधार पर बांट दिया गया, ग्रेड के आधार पर। किसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर। आज की तरह नहीं कि यह उत्तर प्रदेश होगा या बिहार होगा या जम्मू कश्मीर या पंजाब होगा या हरियाणा होगा, इस तरीके से नहीं। उस समय देखिए, एकीकरण तो क्षेत्रों का जो एकीकरण हो गया था, लेकिन जो राज्य गठित हुए थे उनका विभाजन किसके आधार पर कर दिया गया, ग्रेड के आधार पर कर दिया गया। ABCDEF ऐसे इस आधार पर, ग्रेड के आधार पर कर दिया गया। अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर अभी भी अंग्रेजों का अधिकार था, कुछ क्षेत्र जिन पे देसी रियासतों का अधिकार था, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर प्रेसिडेंसियां कार्य कर रही थी, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर राजा महाराजा क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और हमने आपको इसको पढ़ाया था किसमें, भाग 7 में। किसमें पढ़ाया था, भाग 7 में। याद करिए, अभी कुछ ही वीडियो पहले, अर्थात कुछ दिनों पहले मैंने आपको संविधान के भाग भी पढ़ाया था। तो इसका विभाजन ग्रेड के आधार पर कर दिया गया और इसे भाग 7 में रखा गया। और मैंने आपको बताया था कि सा से समाप्त, भाग 7 को वर्तमान में समाप्त भी कर दिया गया है। एकीकरण करने के पश्चात दोस्तों किस प्रकार बांटा गया, ग्रेड के आधार पर विभाजन किया गया राज्यों का। देखिए, जब ग्रेड विभाजन हुआ तो यह देखा जा रहा था कि ग्रेड के विभाजन के आधार पर जो राज्यों का विभाजन हुआ है उसमें कठिनाई आ रही थी। अर्थात कहीं कहीं पर राजा शासन करते थे, कहीं कहीं पर महाराजा शासन करते थे, कहीं कहीं पर अंग्रेज, कहीं कहीं पर प्रेसिडेंसियां कार्य कर रही थी। अर्थात क्षेत्रों का निर्धारण ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो सभी के दिमाग में, सभी के माइंड में यह बात गूंजने लगी कि इस ग्रेड व्यवस्था को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। ग्रेड विभाजन समाप्त करने के लिए हमारे देश में कुछ समितियों का गठन किया गया और पहली समिति गठित हुई जिसका क्या नाम था, यस्केधर आयोग, या इसे आप कह सकते हैं यस्केधर समिति। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, कौन थे, यस्केधर। उन्होंने एक जो समिति का गठन किया, यस्केधर आयोग या यस्केधर समिति का गठन कब हुआ, 1948 में हुआ। और इसमें यह बात किया जाने लगा, देखिए जो यस्केधर आयोग थी, पहले यह क्या सोच रही थी कि जो राज्य हैं, अर्थात जिनका विभाजन ग्रेड के आधार पर हुआ है, उनका विभाजन किसके आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो। अर्थात जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसी भाषा के आधार पर उस क्षेत्र का क्या कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन काफी सोचने समझने के बाद इस समिति ने यह निर्णय निकाला कि नहीं, भाषा के आधार पर
राज्यों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। उसके पश्चात फिर एक समिति का गठन हुआ। जब यस्केधर आयोग ने अपना रिपोर्ट पेश किया तो इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। तो इसके पश्चात 1948 में ही एक समिति और गठित हुई जिसका क्या नाम है, जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीता रमैया समिति, अर्थात जेवीपी समिति का गठन हुआ। और इन्होंने भी, इस समिति ने भी वही विचार दिया जो कि यस्केधर समिति ने दिया था। इसने भी कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। तो यस्केधर और जेवीपी समिति, दोनों समिति का एक ही मत था कि भाषा के आधार पर विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों, धीरे 1948 से लेकर के 1953 में कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर आज तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखिए जो मद्रास था वहाँ पर कुछ आंदोलन हुए भाषा के आधार पर। कुछ व्यक्ति थे, देखिए वहाँ पर विभाजन हो रहा था, राज्य का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था। तो कुछ व्यक्ति थे जिनको वह भाषा बोलनी आती थी लेकिन उन्हें उस क्षेत्र में रखने नहीं दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी को कन्नड़ भाषा बोलने आती है और किसी को तमिल बोलने आती है, तो कन्नड़ और तमिल, जिसको तमिल आती है बोलने, उसको कन्नड़ वाले क्षेत्र में रख दिया जाता था और कन्नड़ बोलने वाले को तमिल वाले क्षेत्र में रख दिया जाता था। यह रखने के कारण, यह विभाजन के कारण दोस्तों भारत में क्या हुआ, एक विस्तृत रूप ले लिया आंदोलन का विस्तृत रूप ले लिया और परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। फिर से सुनिए, देखिए जो विभाजन हो रहा था वह भाषा के आधार पर हो रहा था और यह देखा जा रहा था कि भाषा के आधार पर जो विभाजन हो रहा है, जैसे किसी राज्य का क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था और वहाँ पर बोले जाने वाले जो भाषा थे, व्यक्ति थे, उन्हें उस क्षेत्र में रहने नहीं दिया जाता था। परिणाम स्वरूप आंदोलन हुआ। आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंततः 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। मैंने आपको बताया जो यस्केधर आयोग और जेवीपी समिति था, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने से मना कर दिया, अर्थात इन्होंने अपना मत दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश, जो मद्रास क्षेत्र था उस समय, जो आज आंध्र प्रदेश क्षेत्र है, उस समय मद्रास का क्षेत्र था, वहाँ पर तमिल और मलयालम दोनों भाषा को लेकर के क्या हुआ, विवाद हुआ और अंततः यह विवाद देखते हुए अंत में 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश को घोषित कर दिया गया। जब आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य अर्थात भाषा के आधार पर राज्य घोषित कर दिया गया, तो इसको देख करके अन्य राज्य भी क्या करने लगे, आवाज उठाने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, अर्थात हमें भी भाषा के आधार पर बांटा जाए। तो इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नए आयोग का गठन करवाया, एक नए आयोग का गठन किया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के। देखिए जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश का जब गठन हुआ भाषा के आधार पर, तो वे सुप्रीम कोर्ट के पास गए और सुप्रीम कोर्ट से बोले कि क्या हमें सभी राज्यों का विभाजन भाषा के आधार पर कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेने के लिए दोस्तों एक आयोग या एक समिति का गठन किया और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे खान बहादुर सर सईद अफजल अली। इसलिए उनके नाम पर ही एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का क्या नाम था, फजल अली आयोग। और उस आयोग में दोस्तों कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और इस आयोग ने अपना निर्णय दिया। देखिए जब आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य गठित हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट का क्या लिया, सलाह लिया और कहा क्या हमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया और उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
खान बहादुर सर सईद फजल अली थे, इसलिए उनके नाम पर ही फजल अली आयोग का गठन किया गया और उस आयोग का गठन 1953 में किया गया। लेकिन दोस्तों यह अपना प्रस्ताव या अपना रिपोर्ट देने में काफ़ी समय लगाया, अर्थात 3 साल लगाया और अपना प्रस्ताव या अपना रिपोर्ट सन 1956 में दिया और यह कहा, इस आयोग ने यह कहा कि हमें भाषा के आधार पर ही नए राज्यों का क्या करना चाहिए, गठन कर देना चाहिए। अर्थात इसने अपने रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग पेश किया और कहा कि हमें भारत देश का गठन भाषा के आधार पर ही कर देनी चाहिए। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप उस समय 7 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर से सुनिए दोस्तों, फजल अली आयोग ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य गठित ही हो चुका है तो हमें अन्य राज्यों को भी भाषा के आधार पर गठित कर देना चाहिए। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में यह बात कही, परिणाम स्वरूप भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय गठित किए गए। और इसका वर्णन आपको हमने बताया था भाग 7। फिर से सुनिए, देखिए भाग 7 में हमने आपको क्या बताया था, भाग 7 में राज्यों को ग्रेड के आधार पर विभाजन किया गया था। जब फजल अली आयोग ने यह प्रस्तुत किया कि हमें राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर देना चाहिए, तो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब राज्यों को अब विभाजन ग्रेड के आधार पर ना होकर के भाषा के आधार पर कर दिया गया। इसीलिए दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि भाग 7 सा से समाप्त कर दिया गया और फजल अली आयोग के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का क्या हुआ, गठन हुआ। और धीरे धीरे आप जानते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कहेंगे किस प्रकार 28 राज्य हो गए। देखिए, जिस समय फजल अली आयोग ने यह सिफारिश पेश की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, उस समय भारत में सिर्फ 14 ही राज्यों का गठन हुआ था और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। लेकिन धीरे धीरे उन राज्यों को का जो शासन व्यवस्था है अच्छे से संचालित हो सके, उनको और तोड़ा जा सके, अच्छे से उनका संचालन हो सके, तो राज्यों को, एक राज्य को 2 राज्यों में तोड़ दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश को छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश को, ठीक है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को। ऐसे करते करते दोस्तों वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और आप जानते हैं यह जो हरि सिंह विलय पत्र पर साइन किए थे और जम्मू कश्मीर के लिए दोहरी नागरिकता लिए थे और जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग फ्लैग भी लिए थे, धारा 370 हटने के पश्चात जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश ना होकर के क्या हो गया है, 2 भागों में टूट गया है। अर्थात जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि अब क्या हो गए हैं, एक क्या हो गए दोस्तों, राज्य हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंसर देंगे आंध्र प्रदेश। और यह पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम आयोग कौन था, तो यशकेधर आयोग। देखिए दोस्तों, यशकेधर जो आयोग था, इन्होंने भाषा के आधार पर विभाजन की बात कही थी, लेकिन उस पर विचार नहीं कर पाए थे और यह निर्णय दिया था कि नहीं, भाषा के आधार पर हमें राज्यों का विभाजन नहीं करना चाहिए। लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने के लिए पहले यशकेधर आयोग का ही गठन हुआ था। तो इन दोनों आयोगों को भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने के लिए किन 2 आयोगों का गठन हुआ, यशकेधर आयोग और जेवीपी आयोग, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और राज्यों के एकीकरण में किन महापुरुषों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इन्हीं तीनों व्यक्तियों का नाम आता है, सरदार पटेल, माउंटबेटन और बीपी मेनन। हैदराबाद को किसके तहत मिलाया गया, तो आप जानते हैं हैदराबाद भारत से मिलना नहीं चाहता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को आर्मी की सहायता से, पुलिस की सहायता से
एक ऑपरेशन चलाया था जिसका क्या नाम था, ऑपरेशन पोलो। तो आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद को भारत में किसके तहत मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो के तहत। सरदार पटेल ने दोस्तों हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चारों तरफ से आर्मी खड़ा कर दी थी और उस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को किसके तहत मिलाया गया, जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा। आशा करता हूँ यह सारे क्वेश्चन यहाँ से जो आपसे पूछे जाएंगे आप निश्चिंत होकर के उसका आंसर देंगे। देखिए 1893 दोस्तों भारत और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए डूरंड रेखा खींची गई थी, लेकिन वर्तमान में डूरंड रेखा भारत और किसको, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली कौन सी रेखा है, तो आप क्या नाम देंगे, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, पाक स्ट्रेट। भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली सीमा का क्या नाम है, जीरो लाइन, जीरो रेखा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, कभी भी यहाँ से आने वाले प्रश्न आपसे गलत ना हो। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो इसे एक बार और आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।